नमस्कार। आज का हमारा विषय है कुक्कुट पालन के लिए विभिन्न प्रजातियां और इसके दो भाग हैं। पहले भाग में हम बात करेंगे मुर्गी की, बतख की और एमू की। तो जो मुर्गी है ये दो तरह की होती हैं, ब्रॉयलर होती हैं और लेयर होती हैं। ब्रॉयलर मुर्गी वो होती हैं जो मांस के लिए पाली जाती हैं और लेयर मुर्गी जो है वो अंडों के लिए पाली जाती है। जो बतख पालन है वो भी, इनसे भी हम लोग अंडे लेते हैं और मांस भी इससे प्राप्त होता है। और जो एमू पालन है वो विशेष रूप से अंडा उत्पादन के लिए मतलब किया जाता है। तो जो भी इसकी जो प्रजातियां हैं, तो इन जितने भी मुर्गियाँ हैं या जो कुक्कुट हैं उनसे मांस और अंडे जो है प्राप्त होते हैं। तो व्यवसाय को भी उन्हीं की आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता है। तो जो मांस हेतु होता है ब्रॉयलर पालन और जो है वो लेयर होता है अंडे, चूजे और उसके पुलट लेयर, जिन्होंने जब तक अंडा उत्पादन नहीं किया है। तो ये जो अंडे हैं इनका जो प्रयोग होता है वो विभिन्न उद्योग में काम होता है, जैसे चिपकाने वाले पदार्थ, प्रिंटर की स्याही, शैम्पू, साबुन, वार्निश और टीके इत्यादि में भी किया जाता है। इसके अलावा अंडे का जो टेबल एग के रूप में भी प्रयोग होता है। और इनकी जो प्रजातियां हैं वो निर्भर करती हैं कि वो मांस के लिए पाली जाती है या अंडा उत्पादन के लिए। तो ये जो कॉर्निश ब्रॉयलर है ये एक मांस वाली प्रजाति है। न्यू हैम्पशायर भी एक तरह की प्रजाति है जो मांस उत्पादन के लिए करती है। मतलब इनका ये है कि ये कम दिन में ज़्यादा शरीर का जो वज़न है ये इनका बढ़ जाता है। जो ब्रॉयलर होता है उसका एक दिन का चूजा, उसका जो वज़न देखें तो 40 ग्राम होता है और 28 दिन के अंदर ये 1 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। और कुछ नस्लों का 1 किलोग्राम वज़न 24-25 दिन में ही हो जाता है। और इनमें देखा गया है कि प्रतिदिन 40 ग्राम वजन जो है प्रतिदिन उसमें बढ़ता है। तो इनको 3 तरह के आहार खिलाए जाते हैं। उसको प्री स्टार्टर कहते हैं, स्टार्टर और जो है फिनिशर कहते हैं। ये इनकी उम्र के हिसाब से दाना इनको खिलाया जाता है और जो दाने की जो मात्रा है या जो उसकी गुणवत्ता है उसी के आधार पर जो उनकी वृद्धि है वो होती है। तो जो ब्रॉयलर हैं वो आहार को वजन में बहुत तेज़ी से बदलते हैं, विशेषकर हड्डियां और जो मांसपेशियां होती हैं वो इसमें जो है ना बहुत तेज़ी से उनमें बढ़वार होती है। जो इनकी जो आहार की आवश्यकता अगर हम देखें तो जैसे 3 तरह के उसमें आहार दिए, उसमें मक्का और उसमें जो अनाज है के अलावा उसके अंदर चोकर होता है और खल होती है, खनिज तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ये सारे जो है एक तरह का संतुलित आहार होता है जो कम मात्रा में भी खाकर इसमें वजन बढ़ाने में इनकी क्षमता होती है। तो ये देखा गया है कि 1 कुक्कुट किलोग्राम का जो कुक्कुट है उसका वजन हेतु लगभग 1.4 से 1.6 किलोग्राम आहार की उसमें आवश्यकता होती है। तो ज़्यादातर जो ब्रॉयलर हैं वो लाइवेबिलिटी हेतु पाले जाते हैं, मतलब वो पूरा जब तक उनकी बेचने की उम्र है तब तक उनको पाला जाता है और निश्चित जो उनकी वजन है वो उस उम्र तक उसको प्राप्त कर लेते हैं। जो शरीर का जो आकार है वो भी जो जितने दिनों का मुर्गी होती है उसके हिसाब से वो बढ़ता रहता है। कुछ जो ब्रॉयलर हैं जैसे रोज, लोहमैन है, पीटरसन है, ये उनके अंदर हड्डी नहीं होती हैं और वो इस तरह के रहित जो है मांस के लिए पाले जाते हैं। इन नस्लों में लंबी रोएदार निकली हुई छाती का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसमें जो हड्डी रहित मांस है इसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। जो भी वजन होता है वो इस हिस्से के द्वारा ही उसमें इनका वजन होता है। अब इसको 2 तरह से पाला जाता है। एक गहरी बिछावन प्रणाली होती है और एक खुली प्रणाली होती है और इसको ऑल इन ऑल आउट पद्धति द्वारा पाला जाता है। मतलब ये है कि अगर हमने 1000 बर्ड्स चूजे रखे हैं
तो वो उनको 40 दिन तक रखा जाता है और सभी को एक बार ही उनको निकाल कर बेच दिया जाता है। तो ये पद्धति उसमें अपनाई जाती है। अगर हम इंटेंसिव पद्धति की बात करें तो उसमें जो पिंजड़ा पद्धति है वो व्यावसायिक स्तर पर प्रचलित होती है। इसको केज सिस्टम भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर जैसे ये दिखाया गया है चित्र में, ये गिर राजा नाम की देसी ब्रायलर है। बहुत ही अच्छी जो है इसमें वृद्धि, शारीरिक वृद्धि इसकी होती है। जो नई विधि में है, जो बताया कि 16 से 20 ब्रायलर चूजों को प्लास्टिक के बने पिंजरे जिनमें कि खाद्य और पानी के बर्तनों की व्यवस्था होती है उनके द्वारा पाला जाता है। एक नई विधि आई हुई है कि 16 से 20 इसमें चूजे रखे जाते हैं और बड़े होने पर सीधा पिंजरे सहित जो है वो मार्केट के अंदर इसको पहुंचा दिया जाता है। तो बंद पिंजरों को तनाव को सह सकने के लिए ब्रायलर में इम्यून क्षमता भी इसमें होनी चाहिए। इसके लिए जो ब्रायलर नस्लों का चुनाव या इनका किया जाता है। अब बात करें अंडा उत्पादन के लिए, तो जो इसकी जो नस्लें हैं ये क्या है, बड़ी मजबूत, अधिक उत्पादन क्षमता, कम मृत्यु दर और बढ़ने तथा अंडा उत्पादन हेतु कम आहार की आवश्यकता वाली होनी चाहिए। तो इनको गहरी बिछावन पद्धति अथवा तार वाले जो केज में इनको पाला जाता है। अगर हम बात करें इनकी जो लेयर की जो नस्ल होती हैं, इसमें रोड आइलैंड रेड, ससेक्स, बायडोर, लेगहॉर्न, यानडाट, ऑस्ट्रोलैप और रॉक जो है इसमें शामिल होती हैं और ये अंडा उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल मानी जाती है। इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि रोड आइलैंड रेड, इसका जो शरीर का रंग है वो लगभग लाल से भूरे रंग का हो जाता है। ये भी एक तरह की एक वाइट लेग हॉर्न मुर्गी दिखाया गया है। तो इसमें जो इसकी जो विशेष जो लक्षण हैं वो ये होते हैं कि एक दिन के बच्चे का जो वजन है वो लगभग 32 से 35 ग्राम औसतन होता है, जो 28 दिन में लगभग 1.2 से 1.3 किलोग्राम औसत हो जाना चाहिए। ये ब्रॉयलर के अंदर ज़्यादा होता है जो कि मांस के लिए पाले जाते हैं। जो लेयर मुर्गी है वो 18 सप्ताह तक अंडा उत्पादन लायक ये हो जाती है और उस समय इसका जो वजन है लगभग 1.2 किलोग्राम, मतलब कम से कम होना चाहिए। 40 सप्ताह पर जो वजन है इसका 1.4 और 72 सप्ताह पर लगभग 1.5 से 1.6 इसमें होना चाहिए। तभी जो है अंडा उत्पादन की जो मात्रा है वो सही रहती है और इसके अंदर ज़रूरी है कि उनकी वृद्धि भी अच्छी हो। और जो कम वजन वाले पक्षी हैं वो समय ज़्यादा लेते हैं, फिर वो 15 से 16 हफ्ता तक उनको अलग करके फिर अलग से उनकी फीडिंग की जाती है ताकि वो अच्छा वजन प्राप्त कर सकें और फिर अच्छा अंडा उत्पादन उसमें कर सकें। शीघ्र यौन परिपक्वता जो है, क्योंकि 18वें सप्ताह पर इनका अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है और जो 50% प्रोडक्शन पे जो आते हैं वो उसमें लगभग 21 से 22 सप्ताह में ये हो पाता है और 23 से 25 सप्ताह की आयु में ये 85 से 90% तक मतलब ये आ जाता है। तो मतलब ये है कि अगर शीघ्र यौन परिपक्वता वाली मादा छोटे व कमज़ोर कवच वाले अंडे देती है जो बाज़ार में बिक नहीं मतलब पाते हैं। तो मतलब पूरी उनके अंदर यौन परिपक्वता होना बहुत ही जरूरी है। अंडे के कवचों का प्रयोग जो है पशुओं पक्षियों के राशन में किया जाता है। पंखों का प्रयोग गद्दा, तकिया और कुशन बनाने में होता है। तो हमारे जो किसान भाई हैं इन पक्षियों को खुला चरण, जैसे अपने घर के पिछवाड़े के ऊपर, अर्धसघन का मतलब होता है कुछ समय तक वो अंदर रहते हैं, बाकी समय वो बाहर रहते हैं। और सबसे जो प्रचलित प्रणाली है वो है सघन गहरी बिछावन अथवा जो है पिंजरा प्रणाली। इसके अंदर अधिकतम जो है ये मुर्गी पालन मतलब किया जाता है, जिसके अंदर बिछावन पर पक्षी रहते हैं और वहाँ पर ही इनका अंडा उत्पादन होता है, या पिंजरों के अंदर रखते हैं तो वहाँ भी ये इनका अंडा उत्पादन होता है और वहाँ से ही उनका अंडे
कलेक्ट किए जाते हैं। अब बात करेंगे दूसरे पक्षी की, और वो है बतख पालन। तो ये मुर्गी के बाद में बतख पालन भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, और ये दोनों उद्देश्य के लिए किया जाता है। उसमें मांस भी है और वो अंडा के लिए भी है। जो बतख पालन है ये हमारे देश के कुछ विशेष राज्यों में ही किया जाता है, जैसे पूर्वी और दक्षिण राज्य जैसे असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। केवल इन्हीं राज्यों के अंदर बतख पालन बहुत ज़्यादा अच्छे स्केल पर किया जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर बतख के अंडे और बतख का मांस पसंद किया जाता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में ये बतख पालन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। ये जो बतख है ये एक तरह से जलीय प्राणी है, और जहाँ भी तालाब हो, पोखर हो, वहाँ अगर उपलब्ध है तो ये बतख को बहुत आसानी से पाला जा सकता है। इसके अलावा जहाँ झील होती हैं, तालाब होती हैं, या कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उन क्षेत्रों के अंदर बतख पालन काफ़ी सक्सेसफुल होता है, सफलतापूर्वक होता है, क्योंकि ये जो बतख हैं एल्गी, केंचुआ, कवक, कीट, छोटी मछलियाँ और पानी के खरपतवार ये खाती हैं, और उनसे उनका मांस और जो है अंडा उत्पादन होता है, और इनके खाने के द्वारा जो आहार है उसका खर्च भी उसमें कम होता है। जो बतख है वो लगभग एक साल में 160 से 100 अंडा देती है, 180 अंडे देती है, और इसका जो अंडा है वो मुर्गी की अपेक्षा लगभग 15 से 20 ग्राम ज़्यादा वज़नदार होता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि अगर मुर्गी से तुलना करें तो इसमें देखभाल कम करनी पड़ती है, एक तरह से हार्डी होती है, और मौसम को भी ये एक तरह से बर्दाश्त कर लेती है, और मौसम के अलावा बीमारियों के प्रति भी ये सहनशील होती है, ज़्यादा संवेदनशील नहीं होती है, तो ये आसानी से इसको किया जा सकता है। जो इसमें एक बड़ी ख़ास बात है कि ये जो बतखें हैं सुबह 9 बजे से पहले ही ये अंडा देती हैं, तो इसलिए उनका कलेक्शन कर लिया जाता है, और उसमें जो है लेबर की उसमें बचत हो जाती है। और ये जो है हमारी जो बतखें हैं बहुत तरह की स्नेल्स को मार कर खा जाती हैं, जो एक तरह से बीमारी फैलाते हैं, तो ये बीमारी रोकने का काम भी मतलब करती हैं। और ये बतख पालन मिश्रित खेती के लिए उपलब्ध है, विशेषकर अगर मछली पालन इसके साथ किया जाए तो ये बहुत ही सफल होता है, क्योंकि जो मुर्गी जो बीट करती है वो मछलियों द्वारा जो है इसको इस्तेमाल कर लेती है, और जो मछलियां हैं वो बीट खा लेती हैं, और जो मछलियां अगर जो होती है तो उनमें बहुत तरह की जो छोटी मछली वगैरह होती हैं तो वो भी ये उसका उपयोग कर लेती हैं, तो आपस में इनका एक दूसरे से काफ़ी संबंध रहता है, और ये बहुत आसानी से इस सिस्टम को जो है मतलब किया जा सकता है। अब बात करें हम लोग ईमू पालन की। देखिए ईमू पालन जो है एक बहुत ही विशेष प्रकार का ये पक्षी होता है, तो ये एक नया जो है समावेश है, क्योंकि जो ईमू है अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिच से थोड़ा सा इसके शरीर में छोटा होता है, बाकी ये काफ़ी बड़ा पक्षी होता है, और इसका जो वज़न है वो लगभग 50 से 60 किलोग्राम तक होता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1.70 से 1.95 मीटर होती है। मतलब ये काफ़ी ऊंचा होता है और वज़न में ज़्यादा होता है, और इसके पूरे शरीर से अगर देखें तो लगभग 45 किलोग्राम तक ताज़ा मांस इसमें प्राप्त होता है। जो ईमू का जो मीट है वो बहुत ही कीमती होता है, और लगभग 500 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास ये बिक जाता है। अगर आज की स्थिति में देखें तो ये जो रेट है ये और भी ज़्यादा, हमारे जो किसान भाई हैं जिनको ये ईमू पालन करते हैं उनको ये जो रेट है वो आसानी से इसमें मिल जाता है। अगर ये देखें तो ये ईमू के छोटे बच्चे होते हैं,
इनके शरीर पर जो लाइनिंग है ये चूजे में होती हैं, लेकिन ये जो लाइन है धीरे धीरे जो है ये लाइनें जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उस हिसाब से फिर ये लाइनें ख़त्म हो जाती हैं और इनका एक दूसरा ही रंग इनमें उसमें दिखाई पड़ता है। तो जो ईमू के जो छोटे बच्चे हैं उनकी कीमत लगभग 1500 रुपये से ज़्यादा होती है और बड़े पक्षी उनके वजन के आधार पर 7 से 9,000 तक ये कीमत इसकी होती है। तो जब भी कोई हमारा किसान भाई ईमू पालन करना चाहता है तो उसको निवेश पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इनकी जो शुरुआती लागत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो ईमू पक्षी है इसका अंडे देने का एक समय होता है, लगभग ये अक्टूबर से लेके और फरवरी तक ही ये अंडा देते हैं और सर्दियों में ये हर तीसरे दिन अंडा देती है और इसके जो अंडा है उसका वज़न लगभग 0.700 मतलब 700 ग्राम से लेके और 1 किलोग्राम तक होता है और ये लगभग हरे रंग का इसका अंडा होता है और काफ़ी भारी अंडा ईमू देती है। तो ईमू पालन के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, पानी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इनको पानी पीने के लिए, चूँकि बड़ा पक्षी है तो इसीलिए इनके लिए जो पानी का स्रोत है वो होना बहुत ही आवश्यक है। ईमू पालन बहुत आसानी से मतलब किया जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा जैसे मुर्गी पालन के अंदर हम बहुत ज़्यादा श्रम लगता है, सुबह से लेकर रात तक उसमें दाना बदलना है या पानी बदलना है, बहुत सारे कार्य उसमें करने पड़ते हैं, परंतु ईमू पालन के अंदर इस तरह के गहन श्रम की आवश्यकता इसमें नहीं होती। जो ईमू का जो अंडा है वो जैसे मैंने बताया हरे रंग का अंडा होता है। अगर हम ईमू पालन करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईमू का जो मांस है उसमें कोलेस्ट्रॉल और जो चिकनाई है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो इसीलिए इसका जो मांस है वो पसंद किया जाता है, क्योंकि अगर कम जो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट के लिए नुकसानदायक हो जाता है और जैसे अगर ज़्यादा वसा होती है तो वो भी पाचन में भी थोड़ा सा परेशानी होती है और उसमें मोटापा होने का भी उसमें खतरा रहता है। तो जो इसके मांस है इसमें बड़ी ख़ास बात है कि उसमें चिकनाई भी कम होती है और कोलेस्ट्रॉल भी इसमें कम होता है और इसको बहुत आसानी में मतलब आसानी से ये खा सकते हैं। जो ईमू का तेल है वाकई इसकी एक बहुत बड़ी औषधि है, महत्व है। जो ईमू है उसमें ग्लैंड्स होती हैं जिससे इसमें तेल निकलता है और जो तेल है वो बहुत ही महंगा दामों में बिकता है और इसको शरीर में मनुष्यों के कई रोगों के अंदर इसका जो है इस्तेमाल होता है, चाहे वो दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या जो स्किन होती है, जब भी इसका स्किन में लगाते हैं तो बहुत जल्दी जो है स्किन के अंदर ये समावेश इसका हो जाता है। जो ईमू के जो रंगीन अंडे हैं जैसे बताया हरे रंग के होते हैं तो उनके ऊपर डिजाइन बनाई जाती है, कई जगह उसकी अंडों के ऊपर सजावट करके उसमें डिजाइन बनाकर और ये डेकोरेशन के लिए इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो ईमू पक्षी हैं उसके अंदर बीमारियां जो है वो लगती है, परंतु ये बहुत ज़्यादा सहनशील होती है, ज़्यादा संवेदनशील नहीं होती और इसमें जो भी बीमारियां हैं वो एक तरह से मुर्गियों की जैसी ही बीमारियां आती हैं। तो जो मुर्गी के अंदर टीके लगाए जाते हैं वही लगभग टीके ईमू में लगाते हैं, जैसे रानीखेत का टीका है, गंबारो है, लसोटा है, ये सारे जो टीके हैं वो ईमू के अंदर भी उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके द्वारा जो है ये जो बीमारियां हैं ये उसमें नहीं हो पाती। जो ईमू की हमने ये बात देखी है तो इसमें इस पक्षी के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि इनके लिए जो आवास है वो एक खुला हुआ आवास उसमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पक्षी हैं ये काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं
और एक बात और इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ भी इसका फर्श होता है वो फर्श बहुत, उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए ज़्यादा, उसके अंदर एक तरह से अच्छा फर्श होना चाहिए, समतल फर्श होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ईमू हैं बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। तो अगर ऊबड़ खाबड़ अगर इसमें अगर उनका फर्श होता है तो उसमें कई बार इनके टाँगों में चोट लगने का उसमें खतरा रहता है। इसके साथ साथ भी जो ये कई प्रकार के जो हरे चारे हैं उसका भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें बरसीम है जैसे है, या रिजका है, या और भी कई तरह की वनस्पति है। तो इनके आसपास जो है जहाँ इनका फार्म बनाया जाता है तो वहाँ इनका भी उत्पादन करना इनके लिए आवश्यक होता है। और इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि एक बीच में शेड ज़रूर भी बनाना होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है या जो बारिश हो जाती है या बहुत गर्मी है तो ये जो पक्षी हैं ये उस शेड के अंदर आराम से उसमें चले जाते हैं और अपने को रक्षा उससे मतलब कर लेते हैं। एक बात इसमें ज़रूरी है कि जब भी ईमू पालन करें, बतख पालन करें या मुर्गी पालन करें तो इसका जो है प्रशिक्षण लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये ईमू विशेष रूप से एक नया व्यवसाय है। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो लेना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से इसमें रोग लगते हैं, कितना इनको दाना देना है, किस टाइम पे दाना देना है, और विशेष रूप से जो सफाई है, जो दाने के बर्तन हैं उनकी सफाई है, या जो जहाँ इनका रहन सहन का आवास है उसकी भी निरंतर से अगर सफाई होगी तो इसमें बीमारी भी होने का इसमें खतरा बहुत ही मतलब कम होता है। तो ये अगर इसकी आप ट्रेनिंग लेंगे, ये जो ट्रेनिंग है राष्ट्र केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो ICAR का इंस्टीट्यूट है बरेली के अंदर इज्जत नगर में, वहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है। और विभिन्न राज्यों के अंदर भी जो विश्वविद्यालय हैं, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है। तो इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद ही इसको करने से आप अधिक से अधिक इसमें आप लाभ ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन में जो जानकारी मैंने दी है वो आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आपका धन्यवाद।